महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग हुई थी और झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसके रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे। और तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है आज। महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों पर वोटिंग हुई, तो झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, झारखंड में हेमंत सोरेन सत्ता की साख दांव पर है। झारखंड में एनडीए इंडिया के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर के वोट गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र का महामुकाबला कौन जीतेगा, ये आज तय हो जाएगा। इसके साथ ही झारखंड की जंग कौन जीतता है, रिजल्ट आज घोषित होंगे। रिजल्ट सबके सामने होंगे। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं और कई दिग्गज प्रत्याशी हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और आज इन्हीं के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। कुल 288 सीटें महाराष्ट्र की, जहां एक ही चरण में चुनाव हुए, तो कहीं 81 सीटें हैं झारखंड की, जहां 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव हुआ। और आज विस्तार न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। सबसे पहले किस सीट पर किस प्रत्याशी को जीत हासिल हुई, कौन चल रहा है आगे, सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज पर दिखाएंगे। बता दें आपको, 13 नवंबर और 20 नवंबर ये 2 दिन हैं जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, मतदान हुआ, और आज मतगणना का दिन है। तो वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ, 288 सीटों पर वोटिंग हुई और आज मतगणना का दिन है, रिजल्ट का दिन है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के साथ आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले विस्तार न्यूज पर सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और कुछ ही देर बाद देखिए, वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही देर बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अमृत तिवारी, तो वहीं लखनऊ से आदर्श सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमृत, आपका रुख करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव तो हुआ, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज घोषित किए जाने हैं। देखिए, बिल्कुल अब 8 बजे जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और जो रात भर से धुकधुकी जो लगातार बनी हुई है प्रत्याशियों के दिल में, उस पे पटाक्षेप हो जाएगा कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। अब मेरे ख्याल से 10-11 बजे के बाद से स्थिति भी स्पष्ट होने लगेगी। लेकिन जो वर्तमान की बात करें, अभी जो स्थिति है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टियां जो है अपनी खेमेबंदी करने में जुटी है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अगर कहीं बहुमत के आंकड़े से, जो कि एक मैजिक फिगर कहा जाए 145 का है, उससे कहीं आगे पीछे अगर पार्टी होती है तो उस स्थिति में किस तरह से निपटेगी। भारतीय जनता पार्टी भी इसी कोशिश में है कि अगर मान के चलिए कि जिस तरह से बहुकोणीय मुकाबला एक तरह से बताया जा रहा था, दिख भी रहा था जमीन पे, उसको अगर बैलेंस करना होगा तो वो किस तरह से करेगी। तो इस एक संभावित रणनीति को लेकर के जो है दोनों ही खेमा, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, वो दोनों इस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी में कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के जो भी इसमें पार्टी शामिल है, कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार की है, और इसके अलावा जो है यूबीटी है उद्धव ठाकरे की, उनके बीच में है कि सीएम कौन होगा। लेकिन इसमें जो उनके दानिशमंद नेता है वो कह रहे हैं कि अभी ये मामला बातचीत इस स्तर का नहीं है, पहले हम चुनाव में बहुमत हासिल करेंगे, उसके बाद जो है इस पे हम बातचीत करेंगे। तो अभी की फिलहाल एक्सरसाइज ये चल रही है। लेकिन अभी जो बाकी जो और मतगणना को लेकर के जो तैयारियां हैं, उस पे सभी ने अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको यह निर्देश दिया है, जो बूथ से जुड़े हुए हैं, कि वो इसकी निगरानी बड़ी ही जब तक कि मतदान खत्म नहीं हो जाता है तब तक करें। और यही हाल जो है देखेंगे कि अलग अलग राज्यों के जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे उपचुनाव, हर एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर उत्तर प्रदेश पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। लौटूंगी अमृत में आपके पास, आदर्श आपके पास आ रही हूं। उत्तर प्रदेश की कुल 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुआ है। पिछले नतीजे कुछ कहते हैं, इस बार के नतीजों से कई उम्मीदें हैं और खासकर कुछ खास सीटें हैं जिन पर पूरी देश भर की नजर है।
अब बिल्कुल इन 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, कहीं न कहीं यूपी में माना जा रहा है कि ये जो उपचुनाव हैं ये 2027 के रण की तैयारी है। यानी इस 9 सीटों पर जो भी पार्टी बढ़त बनाएगी उसके लिए कहीं न कहीं एक साफ स्केच जो है, एक साफ प्लेटफॉर्म तैयार होगा। 2027 की तस्वीर साफ हो गई। आपको बता दें कि सबसे कम जो काउंटिंग होनी है वो सीसामऊ में होनी है 20 राउंड, सबसे अधिक मझवा में 32 राउंड की काउंटिंग होनी है। हालांकि पहले बैलेट पेपर की ही काउंटिंग की जाएगी और इसी के साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि सभी लोग जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर वो कार्यकर्ता पहुंचे और हर चीज की बारीकी से जांच करें। अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के लोगों को सूचित करें। तो कहीं न कहीं पहले से ही एक तरीके का डर या यूं कहें कि एक तरीके से शंका की भावना जो है वो जरूर बरकरार है यहाँ पे। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे उससे कहीं न कहीं 2027 के रण की तस्वीर जो है साफ होगी। बिल्कुल आगे की तस्वीर साफ होगी। आदर्श बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। अमृत, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ है। झारखंड में हमने देखा है अमृत की किस तरह से दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और खासकर यहां पर गठबंधन के बीच में मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। तो मुकाबला कितना कठिन और कितना चैलेंजिंग है अमृत? देखिए, अगर आप 2019 का ही आंकड़ा अगर उठाते हैं तो उस समय देखेंगे तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा लंबे अंतर का नहीं था। उस समय देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 25 और जो है जेएमएम जो थी वो 30 सीटों के आंकड़े पर थी और उसके बाद से जेएमएम ने सहयोग मिला उसको कांग्रेस का और उसके बाकी इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं आरजेडी, तो उसके बाद उसने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती हुई दिखाई दे रही है। ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे जो समीकरण थे वो भारतीय जनता पार्टी ने उसे साधने की कोशिश की। वहीं जेएमएम भी कहीं से भी कमतर दिखाई नहीं दी। उनके भी नेता लगातार ग्राउंड पे रहे हैं और लगातार एक आदिवासी अस्मिता को लेकर के जो उनकी लड़ाई रही है उस बिहाफ पे अपने ग्राउंड को मजबूत करते हुए दिखाई दिए हैं। तो झारखंड की जो स्थिति है, जो परिदृश्य है, भले ही आप एग्जिट पोल के आप नजरिए से कहेंगे कि बहुत आसान जीत जो है भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है, लेकिन ऐसा सीट वाइज समीकरण देखेंगी जो वहां पे स्थानीय जो इक्वेशंस बन रहे हैं वो बहुत ही कठिन है और इसको राजनीतिक दल भी इसको मान रहे हैं। यही वजह है कि कोई भी इस मतदान प्रक्रिया जो मतगणना की प्रक्रिया में हल्के में नहीं लेना चाह रहा है, वो आखिर तक इंतजार करने की बात कर रहा है। तो तमाम प्रत्याशी जिनसे आप बात करिए, अगर उनको पूछिए कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं तो ऊपर से तो कह रहे हैं कि हाँ जी बहुत आश्वस्त है, हम तो जीत ही रहे हैं, लेकिन उनके भीतर अपने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि आखिरी तक डटे रहें, यह इशारा करता है कि इस चीज को लेकर के वो कितने तनाव में है और किस हद तक जो है अपने आप को एक तरह से कहा जाए कि इस मामले को लेकर के संवेदनशील मान रहे हैं कि उनकी जीत सही सभी के सामने है। क्योंकि देखिए ये जनता का फैसला है। आप कितने भी वादे कर लीजिए और आप कितने भी जीत के दावे कर लीजिए, लेकिन ये जनता का दिन होता है जब जनता चुनती है कि उसे किसकी बातों पर विश्वास करना और किसे अपना प्रतिनिधि चुनना है। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। आदर्श, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश की देखिए 9 सीटें जिनमें उपचुनाव हुआ, सभी सीटें खास हैं आदर्श, लेकिन करहल पर सबकी नजर है क्योंकि अखिलेश यादव का गढ़ इस सीट को माना जाता है। ऐसे में सीट को लेकर किस तरह से चुनावी प्रचार का रंग देखने को मिला और कितना चैलेंजिंग यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है आदर्श? देखिए, जब बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती है तो उनका यह साफ तौर पर कहना होता है कि करहल तो हम हर तरीके से जीत रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे इतर है। क्योंकि अगर हम प्रचार के पैटर्न को भी देखें तो करहल में सबसे ज़्यादा दिग्गज बीजेपी के नेताओं को उतारा गया, सबसे ज़्यादा प्रचार की ताकत वहां पर झोंकी गई। और इतना ही नहीं, करहल में भी शिकायतों का दौर जारी रहा, चाहे वो चुनाव के पहले की बात हो या फिर चुनाव के दिन की बात हो। उस दिन भी लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायतें की गई। कम से कम ये कोशिश बीजेपी की थी कि करहल को अगर हम जीत लेते हैं या उस पर बढ़त बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने का काम करेगा कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई है या फिर वो सीट जीत ली है। हालांकि ये कोशिश बहुत हद तक सफल होती नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ माना जाता है करहल, ऐसे में वहां पर समाजवादी पार्टी के भी तमाम जो उनके परिवार के नेता हैं, दूसरे राज्यों के भी नेताओं को बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी ताकत झोंकी है और एक पूरी समाजवादी पार्टी आदर्श नजर आए हैं जो दिग्गज, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन देखना होगा कि किसका प्रचार असर डालता है और किसके प्रचार के अनुसार जनता उसे चुनती है।